आखिरकार महाराष्ट्र में लंबी जद्दोजहद के बाद महाविकास अघाड़ी ने सीटों को लेकर ऐलान कर दिया है, या फिर कहें कि लगता है बात बन गई है। पार्टियों ने विवाद से बचने के लिए बीच का रास्ता चुना है। जिस तरह का ऐलान हुआ उससे कुछ ऐसा ही लगता है। शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर 270 सीटों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। हालांकि 85 जोड़ेंगे तो 255 में बैठती है, बाकी 15 कहाँ गई इस पर बातचीत आगे करेंगे। और 270 के बाद जो 18 सीटें बचती है वो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को दी जाएगी, ऐसा ऐलान में कहा गया है। और देर शाम इस ऐलान के बाद अब दोनों खेमे महाविकास आघाड़ी और महायुति आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले महायुति के पार्टनर कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। इसमें बीजेपी के 99, शिवसेना के 45 और एनसीपी के 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान हो चुका है। दोनों गठबंधनों के बीच जंग में प्रकाश अंबेडकर की बहुजन विकास अघाड़ी और महाराष्ट्र आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का रोल भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो ये जो पूरा सीटों का बंटवारा हुआ है ना, इसके बाद महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस चर्चा में होंगे कई सारे खास मेहमान। मिसाल के तौर पे भाजपा के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जुड़ेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश होंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले सुन लेते हैं कि आज एमबीए ने सीटों का ऐलान करते वक्त क्या कुछ कहा है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगी, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। सबसे पहले चलते हैं राकेश शेट्टी के पास। शेट्टी साहब, आपने सुना आपके नेता की तरफ से जो ऐलान किया गया, इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि 85 सीट करके तीनों पार्टी आपस में बंटवारा कर रही हैं, तो ये कुल मिलाकर 255 सीटें होती हैं। लेकिन कहा यह गया कि 270 सीटों पर सहमति बन गई है, तो 255 और 270 में 15 सीटों का अंतर रहता है। तो ये 15 सीटें कहाँ गई, कुछ बता पाएंगे? नाना पटोले जी ने ये कहा कि 18 सीट जो है वो हमारे जो अलायंस, श्वेता पक्ष हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और ऐसे जो अन्य छोटे दल हमारे साथ हैं उनको दिया जाए। और लगभग 99% हमारा जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। 25 तारीख को हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली में सीईसी की बैठक है। इसमें कांग्रेस का लिस्ट वहां से जारी हो जाए, ये जानकारी हमें मिल जाती है। तो बात ये है कि पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा था कि हमारे महाविकास आघाड़ी में कुछ मतभेद है। तो मैं कहता हूं कि मतभेद जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं है और हम सभी पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे को समझकर जिस सीट पे जिस पार्टी की जितनी ताकत है वो हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया। जहां तक महायुति का सवाल है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक डिक्टेटर के रूप में है। और आप जानते हैं कि शिवसेना शिंदे गठ हो या एनसीपी अजित पवार जी का जो गठ हो, इनको मजबूरी में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी देगी उस पर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के बहुत सारे लीडरों के ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस है और उसको बचने के लिए वो लोग मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के में चालू। आज भी महायुति का अगर आप देखते हो कि 25 से 30 सीटों पे उनका भी फैसला नहीं हुआ।
शेट्टी साहब आपको यहाँ पे रोकूंगा। शेट्टी साहब आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जो अब दलीलें दी हैं लीड से शीट शेयरिंग का कि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, महायुति में डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता है, उस पर हम भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन यही सवाल लेके मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब। आनंद दुबे साहब, लग तो ऐसा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जितने भी मतभेद थे सुलझ गए, लेकिन अगर गहराई में आप जाकर देखें, आंकड़ों को देखें, तो मुझे लगता है कि 18 नहीं 33 सीटें ऐसी हैं जिस पे अब तक बात बनी नहीं है। तो जिन 33 सीटों पर मतभेद की बात आ रही थी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, मुझे लगता है कि मतभेद अभी भी बरकरार है, क्योंकि 18 सीटें और ये 15 जो बच रही हैं, 33 सीटें तो आप किसी दूसरे बचे हुए गठबंधन को देने से जत रहे। लक्ष्मण जी नमस्ते। 70 के दशक की एक पिक्चर थी मेरे अपने, उसमें गाना था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। देखिए 85, 85, 85 अगर 3 जगह इसको हम बांट दें तो ये हो रहा है 255। तो 255 सीटों पर सहमति बन गई है, कोई विवाद ही नहीं है। अब बचे 15 सीट। जब इन 15 सीटों पर हमारा मतभेद है, इनमें से ज्यादातर सीटों पर हमारी शिवसेना मांग रही है, कुछ सीटों पर कांग्रेस मांग रही है, 1-2 सीट पर राष्ट्रवादी मांग रही है, तो उसको अभी कुछ घंटों के लिए बगल रखा गया है। उस पर एक टीम काम कर रही है, चर्चा हो रहा है, संवाद हो रहा है। अब जो बचे हमारे पास 18 सीट, वो 18 सीट हमारे मित्र पक्षों के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी है, सीपीएम है, सीपीआई है, शेतकरी पक्ष है, और भी 1-2 हमारे यहाँ के जो लोकल पार्टियों का संगठन है वो है। तो कोई विवाद नहीं है, ये पूरी तरह से फार्मूला सेट है कि 85 पे सहमति है, और बचे हुए जो 15 है जिस पर विवाद है उसको सुलझाया जा रहा है। कुछ घंटे में वो भी सुलझ जाएगा, फिर उसके लिए एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया जाएगा। देखिए, हम महाराष्ट्र को एक विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र में जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने रुझान आ रहे हैं, जो पत्रकारों से बात हो रही है, बुद्धिजीवियों से बात हो रही है, सब यही कह रहे हैं कि एक अच्छी हवा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, क्योंकि शरद पवार साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं का एक अच्छा खासा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिल चुका है। तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी 23 नवंबर का दिन आए और एक स्थायी और स्थिर सरकार महाराष्ट्र को मिले। अब जब हम राजनीति में आते हैं लक्ष्मण भाई, तो आनंद दुबे साहब, आनंद दुबे साहब एक और सफाई दे ही दीजिए, लगे हाथ एक और सफाई आप दे ही दीजिए। जब इतने बिल्कुल दावे के साथ ये सारी बातें कह रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच में, या फिर कहें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष और शिवसेना के बीच में जो विवाद था, वो विवाद खत्म हो गया? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों साथ साथ दिखे, तो ये महज पोस्टरिंग था, या फिर लगता है कि नहीं अब लड़ेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, पहले भी कोई विवाद नहीं था, आज भी विवाद नहीं है, राजनीति है। कुछ बातों को लेकर नोकझोंक होती है, कुछ बातों को लेकर नहीं, ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए, विवाद नहीं था। विवाद तो था ही। नाना पटोले को आप लोगों ने बैठक में बुलाने से इनकार कर दिया। आपके पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे, और कई सारी बैठकें हुई जहां पे वो शामिल नहीं हुए, उनकी जगह दूसरे आए। इसकी आधिकारिक रूप से कहीं कोई पुष्टि नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए, अपने नेता का बयान सुनिए। खबरें चलती हैं। नहीं, हमारे नेता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाना पटोले जी ने कहा कि संजय राउत जी हमारे भाई हैं, संजय राउत जी ने कहा कि नाना जी हमारे भाई हैं। तो ये सब चलता है। जो वृक्ष फल देता है वहीं तो भीड़ मचेगी, वहीं तो लोग इकट्ठा होंगे, वहीं तो माथापच्ची होगी। अब जो पेड़ सूखा है, जिस पेड़ में कोई फल नहीं है महायुति की तरह, वहां कौन सी भीड़ होगी, वहां कौन सी माथापच्ची होगी? जो तुमको देना है ले लो, जो मुझको मिलना है ले लो। ये महाविकास आघाड़ी में नहीं हो सकता। महाविकास आघाड़ी में संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम होता है। सबका दिल बड़ा है, सबने अभी 2 सेकंड में कह दिया, कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। महायुति में आप पूछिए ना, क्या समानता है? बीजेपी 150 से ज्यादा लड़ रही है, जो नकली शिवसेना है वो 60-70 पे आ गई, और जो नकली राष्ट्रवादी हो तो 40-50 पे आ गई। वहां लोकतंत्र है, या जो बराबरी का हिस्सेदार है वहां लोकतंत्र है? बीजेपी प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। महाराष्ट्र की हाँ, एक बात बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नोकझोंक परिवार में होता है, बड़े भाई छोटे भाई माता पिता सब साथ में बैठते हैं तो हो जाता है किसी विषय को लेकर, लेकिन फिर घर तो एक है। फिर जब घर में रहना है तो साथ रहना है।
अच्छा काम करना है, विकास की गंगा बहानी है, महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाना है, महाराष्ट्र के जो रोजगार बाहर के राज्यों में चले गए उन्हें खींचकर वापस लाना है, जो हमारे किसान हैं जिनकी आय दुगनी नहीं हो रही उसको दुगनी तुगनी करनी है, जो माताएं बहनें का सशक्तिकरण रुका हुआ है, इस भाषण पे बात करेंगे हम लोग, इस चुनावी दावे पे और चुनावी वादे पे, चुनावी वादे बातचीत करेंगे। चूंकि आप लोगों ने दो बातें बड़े दावे के साथ कहा, चूंकि इस पे रिएक्शन लेना पड़ेगा, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पहला कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, इस वजह से खींचतान होती है, इससे लेट होता है, सीट का बंटवारा बराबर किया। भाजपा महायुति में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक तरफा डिक्टेटरशिप चलता है, इसलिए उन्होंने सीट का ऐलान पहले कर दिया, इसलिए भाजपा को ज्यादा सीटें मिली। राजीव पांडे जी, पहले इनके आरोपों का जवाब दे दिए, फिर आपके लिए कई सारे सवाल हैं मेरे पास। लक्ष्मण जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए लक्ष्मण जी, आनंद दुबे जी का कैसेट फंस गया, हर शो में एक ही गाना गाते हैं, लेकिन इनके लिए मैं एक लाइन कहता हूं, क्या से क्या हो गए बेवफा तेरे प्यार में। 2014 में ये लड़ रहे थे भाजपा से कि हम नंबर 1 पार्टी है, हम ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, अलग अलग लड़ लिए हम चुनाव, हम 122 सीट जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और ये 50 के आसपास सिमट गए। फिर ये आए, जब हमारे साथ 19 में लड़े चुनाव, तो इन्होंने कहा चलो अभी बड़ा भाई तो नहीं हूं मैं, अब बराबर की भाई की बात करते, तो ये बराबर चुनाव हम लोग लड़ लिए। हम लोग चुनाव लड़े, हमारा स्ट्राइक रेट था 70% से ऊपर, हम 147 में से 105 जीत करके आए, ये कहीं 50 के आसपास टिक गए। अब आज इनकी स्थिति देखिए, ये कहां हमारे साथ 147 लड़ रहे थे, ये 85 या 90 या पता नहीं किस सीट पे लड़ रहे हैं। तो देखिए स्थिति है कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, ये मुख्यमंत्री के पद के लिए भागते रहे। इस उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मुझे डिक्लेयर करो सीएम, कांग्रेस ने कहा नथिंग डूइंग। और जिस शरद पवार जी ने, इनको हमारे यहाँ एक कहावत है कि चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो उद्धव जी को उन्होंने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और ये जब जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन वो चने के झाड़ से जबरदस्त तरीके से गिरेंगे। और ये आप देखिएगा। अब जहां तक बात आती है कि इन्होंने कहा कि इनके यहाँ सब ठीक ठाक है, भगवान करे आपके यहाँ सब ठीक ठाक हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़ाई इन्होंने कहा ना 2014 से लेकर के 19 तक ये हमारे साथ थे, और उससे पहले भी हमारे साथ थे, उस काम का एक क्रेडिट लेते हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जो 10 साल में 2.5 साल इनके सीएम थे, जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, और 7.5 साल हम काम किए हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो हम चुनाव हार जाएंगे। लक्ष्मण जी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मुंबई के आसपास जाकर के लोगों से आप पूछ लीजिए क्या डेवलपमेंट की स्पीड है, किस प्रकार से 40 साल से लटका हुआ अटल सेतु हमारे सरकार में मोदी जी ने उद्घाटन किया और मोदी जी ने नींव भी डाली। ये जो समृद्धि एक्सप्रेस है, जो मुंबई और नागपुर के बीच में है, ये दिल्ली और मुंबई के बीच में जो एक्सप्रेसवे है, आप ऐसा करिए। ये एयरपोर्ट 40 साल से बना रहे थे, आनंद दुबे जी भी तो हमारे साथ थे, हमारी ही बात करते थे। अब प्रॉब्लम कहां है, इसको समझिए लक्ष्मण। आज आनंद दुबे जी अब कहीं के नहीं रहे, अभी थोड़ी बहुत इनको 85 की बात चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियां लड़ रही है चुनाव हमारे खिलाफ, और ये तीनों में से एक भी पार्टी महाराष्ट्र की पैन महाराष्ट्र पार्टी नहीं है। पैन इंडिया तो दूर की बात है। कांग्रेस विदर्भ में है, जहां नाना पटोले कहते हैं मेरे जेब की पार्टी है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी मुंबई, ठाणे, कोंकण में है, और मैं आपको बोल रहा हूं मुंबई, ठाणे, कोंकण के यहाँ जितनी जगह चुनाव लड़ेंगे जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और शरद पवार जी, जो जिनको अभी मैं एक दूसरे चैनल पे था, तो उन्होंने कहा, हमारे वहां के एक मुमरा के विधायक हैं, बहुत ही बड़े बातें करते हैं, उन्होंने कहा ये भीष्म पितामह है। तो मैंने उनको कहा अच्छा, तो आपने मान लिया कि भीष्म पितामह जी आपके साथ है और आपकी हार तय है, क्योंकि भीष्म पितामह जी को खुद पता था कि वो अधर्म के साथ है। तो मेरा ये कहना है कि आनंद दुबे जी, एक मिनट यहाँ पे राकेश शेट्टी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश शेट्टी साहब बहुत देर से कुछ कहना। राकेश शेट्टी साहब, संक्षिप्त में अपनी बात कह लीजिए, क्योंकि 2 हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं जो निष्पक्ष राय इस पूरे मुद्दे पर रखेंगे। हर्षवर्धन जी के पास जाएंगे, लेकिन राकेश शेट्टी साहब क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, पांडे जी ने, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा पांडे जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगा मैं। हाँ, पांडे जी ने अपना काम गिनवाया। ये सब चीज हमने लोकसभा के प्रचार में, उन्होंने भी अपना बात रखी, हमने भी हमारी बात रखी। 48 का लोकसभा सीट से महाराष्ट्र में कितना मिला इनको? 17। हमें कितना मिला? 31। आप लोग पहले 80% लोकसभा सीट्स में थे, आप लोग 17 पे आ गए, 2 डिजिट पे आ गए। क्यों आ गए भाई? क्यों महाराष्ट्र की जनता ने आपको रिजेक्ट किया? आज 3-4 महीने पहले तो लोकसभा का रिजल्ट आया,
ये क्लियर दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता को आप लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका जो जुमला देने का स्टाइल है वो बहुत हुआ। अभी पूरे देश ने धीरे धीरे आपका असलियत देख लक्ष्मण लिया। जी, इसका जवाब मुझे ठीक देने है, दीजिए। समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। नहीं, इन्होंने कहा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए अब, ठीक है, हमने देख लिया। हाँ, मेरा जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो आपने इनको दूसरी 400 बात पार की बात करते थे उनको लक्ष्मण देश जी, की जनता ने 240 पे लक्ष्मण ले जी, गया। पांडे जी 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। पांडे जी बस हो गया। शेट्टी साहब फिर आपके पास आऊंगा। शेट्टी साहब आपके पास फिर से आऊंगा मैं। शेट्टी साहब आपके पास फिर आऊंगा। पांडे जी क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में हम लगभग 2 लाख वोट हमें कम मिला महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये बता दूं, ये जो बार बार कह रहे हैं इतना सीट उतना सीट, ठीक है हम हारे, उसके पीछे 2 कारण है। एक, इन्होंने झूठ फैलाया कि रिजर्वेशन का इश्यू, अरे बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। जो जीता सिकंदर, वो तो अभी अभी हरियाणा में जल्दी सिकंदर बने हैं आप, सुनिए, और कई सालों से बन रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए ना सर, आप मेरी बात सुनिए। यही मैं कह रहा हूँ, जो जीता सिकंदर, मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी बात सुनिए। लोकसभा के चुनाव में 2 बातें जो झूठ चली ना, काठ की हानि बार बार नहीं तो चलती। आप लोगों को इन्होंने समझा कहा, नहीं अरे पाए बीच में आपका क्यों बोल रहे डेवलपमेंट का हैं काम। लक्ष्मण जी? ये मैंने किसी के बीच में नहीं बोला लक्ष्मण जी, कोई बात नहीं पहुंचेगी जनता तक, जो लोग सुन रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 बातें चली। नहीं, आप बोले, बीच में प्लीज डिस्टर्ब ना करें। एक, इन्होंने झूठ बोला कि देश में भारत, ये रिजर्वेशन के इश्यू को इन्होंने झूठ प्रचार किया और संविधान के इश्यू को किया, और जनता को ये समझ में आ गई है, और इसीलिए आपने देखा इस कारण से हमारा, और वैसे भी हमारा केवल 2 ही लाख, इन्होंने कहा कि हम समझ गए। ये जो बस इतना ही मेरा कहना था। नहीं, बिल्कुल आप लोगों के दावे आरोप ये चलते रहेंगे, क्योंकि इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है वो कितना कारगर साबित होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से अब आ गया है, तो क्या माना जाए कि अब दोनों में सहमति बन गई है, आपसी खींचतान खत्म हो गई है, या फिर ये कहा जाए कि अभी जहां पे खींचतान बनी हुई थी वहीं पे सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट्स को इन लोगों ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी जहां पे सबसे ज़्यादा टफ फाइट या फिर डिसाइडिंग फैक्टर वाले जो सीट्स हैं वहां पे अभी भी काफ़ी अहम क्रिटिकल है, या फैसला लेना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दोनों जो गठजोड़ हैं उनका चरित्र थोड़ा अलग है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भले ही वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर है। और आपको याद होगा जब एकनाथ शिंदे पहले गुजरात और फिर गुवाहाटी गए थे, तो एक छोटा सा वीडियो उनका आया था, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। तो अगर खुद एकनाथ शिंदे जी को उस महाशक्ति का एहसास है तो मतलब वो मानते हैं कि महाशक्ति कौन है। और आप ध्यान दीजिए तो संजय राउत जिस तरह से बोल रहे थे ना कि यहाँ तो कोई बात हम करते हैं, फिर वो कहते हैं दिल्ली से होगा, फिर राहुल गांधी से बात होगी, तो इससे अच्छा हम सीधे राहुल गांधी से करते हैं। हालांकि आज अच्छा था कि नाना पटोले साथ में बैठे थे, जयंत पाटिल साथ में बैठे हुए थे, तो एक तरह से ये तो सेटल हो गया कि फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे और जिसको हम कहते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। जब आप 85-85-85 कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खींचतान खत्म हुई। इसका मतलब खींचतान इतनी ज्यादा है कि कोई भी एक सीट कम का अनाउंसमेंट पहली बार में नहीं होने देना चाहता। ये गंभीर है, इसको महाराष्ट्र के लोग समझ रहे होंगे। तीनों पार्टियों में से कोई भी जरा सा भी सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं, और शायद इसीलिए जो सैक्रिफाइसिंग फार्मूला निकाला गया है वो अगर आप ध्यान से देखिए, 18 कह रहे हैं वो समझौते में दे देंगे, अभी बाकी बची 15 सीटें भी होंगी, 255 ही तो हुई अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसके हिस्से ज्यादा सीट जा रही होगी तो कहेंगे कि भाई कुछ समाजवादी पार्टी को दे दो, कुछ किसी और को दे दो, कुछ क्षेत्रीय दल है उनको दे दो। यानी हमारे टीम में से कोई बड़ा ना होने पाए, हमारे टीम में से सब कट टू साइज रहे। तो इससे बड़ा खींचतान का कोई नहीं होता। बाकी खींचतान तो देखिए ऐसा नहीं है, यहां भी खींचतान चल रही है, महायुति में भी ऐसा तो है नहीं कि सब एकदम आसानी से तैयार हो गए। अभी जो शिवसेना को सीटें मिलती थी वो एकनाथ शिंदे को नहीं मिल सकती, और वहां लेकिन एक कम से कम अपनी अपनी जो पॉलिटिकल जिसको कहें कि हैसियत है वो पता है कि भाजपा उसका आधा लगभग, शिवसेना उसका आधा लगभग, एनसीपी, ये तय है वहां। यहां तीनों एक बराबर खड़े हैं। अब क्या जनता इसको कैसे लेगी? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। बड़ा अच्छा कमाल शरद पवार ने भी किया है, 10 में से 8 सीटें उधर अपने इलाके में जीत ली।
पैन महाराष्ट्र पार्टी, वो अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दिखती है। और भाजपा ने जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 122 और 105, उसके पास नंबर है, तो अगर उन नंबर्स को देखें तो वो वैसे ही बड़ी दिखती है। अब जनता उसको कैसे लेगी? क्या शिवसैनिक जो पहले ही देख चुका है कि एक नाथ शिंदे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे से ज्यादा रहा, अब उस शिवसैनिक को लगे कि अरे ये तो मातोश्री का रुतबा और कम हो गया, 85-85-85। अभी तो सुबह संजय राउत बोल रहे थे कि हम सेंचुरी लगाएंगे, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। तो अभी जब आप टिकट मिलने में सेंचुरी नहीं लगा पाए तो उसके आगे की सोचिए, लड़ाई थोड़ी कठिन है। लड़ाई थोड़ी कठिन है। अभिज्ञान प्रकाश, हर्षवर्धन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 85-85 तो कर लिए, लेकिन जो बाकी बचे हुए सीट नहीं कर पाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कांग्रेस ने लोकसभा में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था तो माना यह जा रहा था कि अब महाराष्ट्र में जो भी गठबंधन होगा वहाँ पे कांग्रेस एक बड़े भाई के तौर पर भूमिका निभाएगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस का ये जो माइलेज था, जो ये मजबूत पक्ष था, वो अब कमज़ोर हो गया है? यही वजह है कि सहयोगी पार्टियों के साथ ज़्यादा समझौतावादी रुख अपनाने के लिए मजबूर है, और यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से हावी हो रही हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा को मैं लिंक करके नहीं देखता। बीजेपी को जरूर हरियाणा से बूस्टर मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सबसे पुरानी पैन महाराष्ट्र पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ठीक है, अगर कांग्रेस खुद ये रियलाइज नहीं करती और अपनी गलतियां करती है तो वो कांग्रेस की प्रॉब्लम है, और वो अलायंस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा के उसको समझ रही है। तो इसलिए मुझे ये 85-85 फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है कि बड़ा टकराव हो गया। वो दूसरे साइड की बातें हम अलग करेंगे। दूसरे साइड में तो उधार का नेता है, तो वो क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? ये सोच रहे हैं कि हरियाणा में चूंकि हमारे हक में नतीजा आ गया तो हर जगह आएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नतीजे बदल भी सकते हैं। तो हरियाणा उनके लिए एक बूस्टर है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, जो मुझे इस वक्त कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की नजर आ रही है, फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि उनको, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो शिवसेना क्या है, शिवसेना और बीजेपी तो एक ही है ना। पहली युति की सरकार तो दोनों की बनी थी ना, जब शिवसेना सीनियर पार्टनर थी उसमें। तो पुरानी बातें सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने वर्कर्स को आइडियोलॉजिकली एक स्ट्रीमलाइन पे लाना, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और लोकसभा संसद का चुनाव था। तो महाराष्ट्र को भली भांति जानते हुए मैं ये कह सकता हूं आपको, बहुत मतलब 2 दशक से ज्यादा हो गया मुझे, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक चैलेंज होगा। तो सीटों का बंटवारा और सीटें किसको कितनी मिलनी है तो हर पार्टी में हर बार होता है, हर चुनाव में होता है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सब एडजस्टमेंट्स तो सबको करने ही पड़ते हैं, किसी को झुकना पड़ता है, जिसकी हैसियत ज्यादा होती है वो ज्यादा बार्गेन करके लेकर जाता है। लेकिन इसका मतलब कोई ये गारंटी नहीं होती पॉलिटिक्स में कि अगर आप ज्यादा छीन कर ले आए तो आप ज्यादा सीटें जीत कर भी लाते हैं। कितने उदाहरण ऐसे हैं कि आप ज्यादा सीटें तो पा जाते हैं अलायंस में, अंततः आप हार जाते हैं बजाय जीतने के। तो ये नहीं है, बट बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त होगा, जो इम्तिहान होगा इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, वो ये है कि उनका वर्कर और उनकी आइडियोलॉजी दोनों स्ट्रीमलाइंड तरीके से काम करे। क्योंकि इसमें डोमिनेंट पार्टनर जो है वो एक समय में कांग्रेस थी। अगर हम सिर्फ लोकसभा के कुछ महीने पहले का रिफ्लेक्शन देखें, आइडियोलॉजिकली वो क्लैश पे है शिवसेना के साथ, तो उसका वर्कर, और ये सबको ग्राउंड पे जाना है, उसका वर्कर जो है उसको शिवसेना के साथ भी काम करना है, ये जरूरी है। बीजेपी की साइड में ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है विज्ञान, मैं बिल्कुल स्पष्टता कह रहा हूं कि बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा इस बात का। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है अभिज्ञान, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आपको महायुति के साथ भी होगी। जो भाजपा का कार्यकर्ता या फिर कैडर
5 साल तक मेहनत किया और वो सीट पर अगर आप वहाँ पे अजीत पवार के कोई विधायक को ले आते, उम्मीदवार को ले आते हैं या शिवसेना किसी विधायक को ले आते हैं, तो उसको तो लगेगा कि यार ये जीत गया तो फिर कब्जा वो कर लेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हर्षवर्धन, आपको क्या लगता है कि इस चैलेंज से निपटना कितनी बड़ी चुनौती होगी गठबंधन को? मैं इसमें 20 सेकंड का पॉइंटर दे दूं जल्दी से। मैंने क्यों कहा कि बीजेपी को एडवांटेज, इसकी एक वजह से कह रहा हूं, क्योंकि डोमिनेंट पार्टनर होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपके हैसियत में होती हैं मैनेज कर लेना। ये तो देखिए राजनीति में ये स्पष्ट है, जब लोग नेता मिलकर गठबंधन बनाते हैं तो कभी न समझिएगा कि ये कार्यकर्ताओं का गठबंधन होता है। कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं होता, गठबंधन बनाते हैं सब बैठ के नेता अपने राजीव पांडे जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। डूब भी जाते हैं। देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल यहाँ पे आप बीजेपी के आधार पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि वहां 288 सीटों पर लड़ती थी ना, इसको थोड़ा समझिए। भारतीय जनता पार्टी को जहां लगता है कि जब उसका और शिवसेना का गठजोड़ था तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता है ना, ये तो मोदी शाह युग में ये हुआ, वरन तो शिवसेना ही बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी और मुंबई पर ज्यादा दावा उसी का हुआ करता था। अभी अगर आप देखिए तो मुंबई कोंकण बेल्ट में ज्यादा दावा भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नंबर्स के लिहाज से नहीं हुआ है, अगर आप नेताओं की बात करें तो हो गया। फिर जो ये ठाणे का पूरा इलाका है, चूंकि एकनाथ शिंदे स्वयं आ गए तो जो एक स्वाभाविक सा मतदाता समूह है, जो हिंदू मतदाता समूह, कोंकणस्थ मतदाता समूह, जो मराठा स्वाभिमान वाला मतदाता समूह, छत्रपति शिवाजी वाला, वो एक साथ आकर खड़ा हो जाता। और आप कह रहे हैं कि उन सीटों पर अगर दूसरे को दे दिया, वो लड़ाई कहां है? वो लड़ाई है जहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र जो शरद पवार और अजीत पवार का इलाका है, इसको समझिए आप। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हो सकता है उस तरह से न अभी तक समीक्षा जरूर की गई होगी, अमित शाह ने जरूर कर ली होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ सहज नहीं था, कांग्रेस और एनसीपी का कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ सहज नहीं है। इस सच्चाई को आप समझिए, चाहे जो जहां खड़ा हो, ये चाहे जो ये लोग बात करें भी एक दूसरे के साथ, लेकिन ये स्वाभाविक गठजोड़ नहीं है। जो दोनों तिपहिया चल रही है, दोनों का गठजोड़ दरअसल दूसरे वाली गाड़ी का टायर लगा लिया है। ये स्वाभाविक तब होगा जब टायर बदल जाएगा। अब वो टायर बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये कोई नहीं जानता है, ये राजनीति है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की बढ़ती जो ताकत लोकसभा में थी, उससे उद्धव ठाकरे डरे। उन्होंने पहले कहा मुख्यमंत्री घोषित करो, नहीं हुआ तो शरद पवार के जरिए दबाव बनवाया, फिर संजय राउत के जरिए ढेर सारे बयान दिलवाए और अंत में इक्वल तो जिंदगी में कुछ होता नहीं है ना। अगर आपको हाथ अच्छे से काम करना है तो उंगली तो छोटी बड़ी होगी ना, एक बराबर उंगली कर दीजिएगा तो कहां से चलेगी। तो मुझे लगता है भाजपा के कार्यकर्ता से ज्यादा संतोषी जीव होता नहीं है और उसको साफ दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट चलेगी वो हम चलाएंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा ये आगे तय होगा, लेकिन सरकार हम चलाते दिख रहे हैं। और 100 के ऊपर जो नंबर जाता दिख रहा है वो बीजेपी का जाता दिख रहा है, किसी और के पास अब वो संभावना नहीं। बिल्कुल हर्षवर्धन ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी कि भाजपा कार्यकर्ता मान के चल रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, मतलब हमारे में भले शिंदे आ गए लेकिन सरकार हम यहाँ पे चला रहेंगे। लेकिन बातों बात में एक बात आपने मुख्यमंत्री के चेहरे की तो उस पर मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों से राय ले लूँ। बहुत देर से शिवसेना के हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, वो उंगली उठाए हुए। आनंद दुबे जी, आप मुझे लगता है कि हमारे विश्लेषकों की जो राय है उस पर अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक राय निकल करके ये आ रही है कि इधर महायुति में मोटा मोटी ये मान के चला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो वो सीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जब 85 सीट बराबर सीट बंटवारे का हो रहा है तो कोई चेहरा आपके पास निकल कर सामने नहीं आ रहा है। क्या ये माना जाए कि आप लोग कांग्रेस को बड़े भाई के तौर पर या नेशनल पार्टी भले ही हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देने के मूड में है नहीं कि अगर जीतते भी हैं तो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे या हम दावा करेंगे, इस मुद्रा में हैं और यही वजह है कि सीट बंटवारे में झलक साफ दिख रही है। लक्ष्मण जी, ऐसा है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और नाम पर एकदम पीक पर थी और महाराष्ट्र में चारों बड़ी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तब भी हमने 63 सीटें जीती थी और सेकंड नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में बनी थी। तो कोई ये न समझे कि शिवसेना की महाराष्ट्र में कोई ताकत नहीं है।
ताकत कल भी थी, ताकत आज भी है, ताकत कल भी रहेगी, क्योंकि अभी बात चला मराठा सम्मान का, बात चला मराठी अस्मिता का, बात चला मुंबई कोकण के मराठी माणूस का। तो वही मराठी माणूस, वही मराठा समाज है ना जिसने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में जिस प्रकार बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, वो भी देखा। 10 साल पहले मोदी जी के कर कमलों से अरब सागर में स्टैचू का भूमि पूजन हुआ था, आज तक वो स्टैचू की एक नींव भी नहीं रखी गई, एक वो भी नहीं बना। तो ये सब लोगों ने देखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि मराठी माणूस ने इनको पहचान लिया है। और आप देखिएगा कि इस बार इनके साथ एक नकली शिवसेना है, एक नकली राष्ट्रवादी है। जब इनके साथ हम 2019 में मिलकर लड़े थे तो इनको 105 आ गई थी, हमको भी अच्छी खासी सीटें 56 के करीब आ गई थी। लेकिन इस बार इनकी घट के ये खुद अभी 50 के करीब आ जाएंगे और नकली लोग तो 2, 4, 10, 15 पाएंगे, उससे ज्यादा पाने वाले नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी के चेहरे को नकार दिया, उससे बड़ा तो चेहरा एकनाथ शिंदे का नहीं है, उससे बड़ा चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस जी का नहीं है। तो आप ये बात समझिए कि अगर लोकसभा का चुनाव भी 2-3 महीना पहले हुआ है और इतने बड़े प्रचार प्रसार के बाद भी मोदी जी के रथ को महाराष्ट्र ने रोक दिया, तो क्या महाराष्ट्र में नहीं रोकेगा? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को दोबारा राजीव पांडे जी को सुन लेते हैं। चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करेंगे? एक मिनट आनंद दुबे जी, 1 मिनट रुक जाते हैं, राजीव पांडे जी को सुन लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट राजीव पांडे जी को सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी, जो सबसे पहली बात है, बार बार नकली शिवसेना जिसको कह रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव में 13 सीट पे शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच में कंटेस्ट हुआ, 7 सीटें शिवसेना जीती और आनंद दुबे जी जिसका पक्ष रख रहे हैं वो 6 सीटें जीती। इसलिए उस विषय पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ये बार बार नकली बोलने से कोई नकली नहीं होता और ये असली नहीं हो जाते। ये औरंगजेब की राजनीति करने वाले अब पार्टी बन चुके हैं। पूरे मुंबई में पता है कि इनका वोट बैंक कौन सा है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में इनका कौन सा वोट बैंक बचा हुआ है, मुंबई का बच्चा जानता है। मैं बोलना नहीं चाहता। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, मैंने ये आपके जो विश्लेषक जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बोरोड लीडरशिप है, उधार के नेता है। देवेंद्र फडणवीस जी उधार के नेता है, या नितिन गडकरी जी उधार के नेता है, या चंद्रकांत दादा पाटिल उधार के नेता है। भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप 100, अभी जो आपने सीटें 99 गिनाए हैं, आप देखिए पार्टी में लोग ज्वाइन करते हैं। हमारे पास सारी लीडरशिप चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से निकली हुई है। अभिज्ञान जी को मैं जब बचपन में मैं पढ़ाई करता था तो मैं इनको सुनता था, लेकिन ये ऐसी बात कर रहे हैं कि बोरोड लीडर, कौन सा बोरोड लीडर हमारे लिए है? देवेंद्र जी 26 साल की उम्र में मेयर बने, नितिन गडकरी जी हमारे नेता है। आप नाम गिनाना शुरू करूं आपको, जितने भी हमारे बने। देखिए ये विषय है। दूसरी बात, एक और बात जो इन्होंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में होगा डिफरेंसेस। अरे पिछली बार हम 147 लड़े थे, इस बार हम उससे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है? प्रॉब्लम यहां है कि जो शिवसेना यूबीटी बराबर की सीटों पर लड़ती थी, वो आधी सीटों पर लड़ रही है। और जहां तक बात है कि बार बार कहना कि नकली शिवसेना, नकली के साथ 40 एमएलए चले गए 53 में से, और 18 एमपी में से 13 एमपी चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। ये नकली और असली जनता पर छोड़िए दुबे जी। ये गाना गाने और किसी को नकली गद्दार बोलने से कुछ होगा नहीं। और जहां तक एक बात और, आपने शिवाजी महाराज की बात की, आप शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। बोलिए दुबे जी बोलिए। 1 मिनट राजीव पांडे जी 1 मिनट रुक जाइए, अब उनके भी सुन लीजिए। आप उन पे रिकमेंड किया, उनके भी सुन लीजिए। हाँ शांत, आप बोलिए। जब असली शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो असली शिवसेना 125-26 सीटें लड़ा करती थी। आज नकली शिवसेना इनके साथ है, 70-80 पर आ गई। फैसला हो गया। आप दीजिए ना उनको 125। नहीं दे सकते, क्यों? आपको पता है कि उनकी हैसियत नहीं है, वो उतना लड़ नहीं सकते। 85 पे आ गए ना, कहाँ चले गए? पहले आप बड़े भाई थे। अरे भाई, लेकिन हमारी बात तो सुनिए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए कि हम तो 3 दल हैं, तीनों को समान अधिकार है। तुम्हारे यहाँ 3 दलों को समान अधिकार है क्या? नहीं है। यही पता चल गया असली नकली। समान अधिकार दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र है आपके यहाँ, तो दीजिए सबको 85-85। इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि गुलामों को कितना देना है, उतना दे दो। करेंगे क्या? ईडी सीबीआई बैठी है, छोड़ देंगे धीरे से। ईडी सीबीआई का शिकंजा झपक के लपक लेंगे। एक ही बात को, उद्धव जी दिल्ली आए, लपक लेती है। उद्धव जी दिल्ली आए, क्या मिला? सोनिया जी ने
मतलब रेजगारी भी देने से जिसको मना कर दिया। नजदीक लेते हो आप पहले क्या उसको करने गए खाते थे? हो। बाला साहेब ठाकरे का स्टेटमेंट याद है ना, हिंदू हृदय सम्राट माननीय दैवत बाला साहेब ठाकरे जी कहते हैं कि दिल्ली में कौन जाते हैं, सुनाओ क्या बाला साहब चाहते हैं ठाकरे कि शो जी पे कहा बोलूं? करते थे कि जो कहाँ कमला गए बाई थे? है, कहाँ ये गए कमला थे? बाई को हमने अपने क्या कंधे करने पर गए बिठा थे के दिल्ली? घूमने का ठेका नहीं दिल्ली लिया करने क्या गए है। थे कमला बताइए? बाई को कंधे से उतार के रख देते थे। अब मैं अगर बोल और दूं बाला कि साहब ठीक ठाकरे है, जी समझ का गया नाम समझ लेने गया। का तो आपको कोई एक मिनट, अधिकार नहीं एक है। मिनट, आप दोनों आपने लोग उनकी शांत हो जाइए। पुरानी पार्टी आप को दोनों तोड़ लोग- दिया, पीठ में आप छुरा भोंक दोनों दिया। लोग शांत हो जाइए। एक कौन आपने से लोग झुकते हैं दुबे जी दिल्ली में? दुबे जी आपने अपनी बात रख ली है। राजीव पांडे जी आपने भी अरे अपनी मैं बात तो रख ली है। आप शांत दोनों हूं, लोग शांत हो लक्ष्मण जी। जाइए। इनको शांत राकेश कराइए, शेट्टी मैं साहब, तो शांत मैं हूं, आपके मुस्कुराता एक रहता हूं, आनंद दुबे जी उनको हो गया। शांत कराइए। नहीं बीपी उनका हाई नहीं, हो रहा है। आप दोनों लोग काफी सीरियस प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं राकेश शेट्टी जी के पास जाऊंगा। राकेश शेट्टी जी, थोड़ा सा इस विषय से हटते हैं, लेकिन सीट बंटवारे पे रहते हैं। सीट बंटवारे में एक जो खींचतान चल रहा है वो है विदर्भ को लेकर के। कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में काफ़ी उम्दा रहा है विदर्भ में, लेकिन हालांकि सीट अभी बहुत हद तक बटा नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि जो खास तौर से शिवसेना है वो विदर्भ में ज़्यादा सीटें मांग रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसी सीटें मांग रही है जहाँ पहले चुनाव भी नहीं लड़ते थे। तो विदर्भ में आप कितना कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट आई नहीं है। देखिए, सही बात है, विदर्भ में कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत है और शिवसेना की अपनी, इसलिए का विश्लेषण करके सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, हम लोग एक फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना भी है, जीतना भी है और समय पे एबी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के एक बात गलत कहा, वो मैं करेक्ट करवा दूं। उद्धव ठाकरे जी को लोकसभा में 9 सीट मिले और एकनाथ शिंदे को 7। इन्होंने 6 अरे जहां डायरेक्ट फाइट हुआ 13 सीट की बात कर रहा हूँ, आप सुनते अरे नहीं तो क्या मैं है, करूं? आप लोग रन जहां रेट डायरेक्ट क्रिकेट फाइट खेल रहे हो हुआ क्या? था वहां की बात हो रही है सर। ये 13 सीट पे क्रिकेट हो रहा डायरेक्ट है। लड़ाई हुई थी। शिवसेना, क्रिकेट हो रहा है। यूबीटी और शिवसेना के मैं बीच आपको में पूछ डायरेक्ट रहा लड़ाई हुई हूँ, थी। आप आपको रन नहीं रेट पता है? लेके चलने वाले की सीट्स का बात करेंगे? नहीं, जो मैंने असली कहा है दोनों उसके की पास जहां 9 लड़ाई हुई थी, है, दोनों की जो जहां जिसके लड़ाई हुई पास थी, मैंने वो नकली बात है बोला, वो सुन रहे 7 है। नहीं देखिए, ऐसे डिबेट कैसे होगा? जो असली है उसके पास ज्यादा सीट होगा तो 9 आ गई, जिसके पास नकली है वो आनंद दुबे बराबर बोल रहे हैं 7 आ गई। तो ये जनता का चॉइस है। और दूसरा, जो शरद पवार जी की पार्टी है उनको जो सिंबल मिला है, तुतारी मिला है। अगर इलेक्शन कमीशन ने पिपारी, जो उसी तरह दिखता हुआ एक आदमी बजाता हुआ, वो कैंडिडेट को मिसगाइड करने के लिए डाला गया सभी सीटों पे। और आपने देखा कि वो जो पिपारी वाला कैंडिडेट है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 50,000 कहीं लाख इतना वोट लिया है। मगर ये लोकसभा के समय का कंफ्यूजन है। अब विधानसभा में आपको एकदम अलग चित्र दिखेगा। बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, एक सवाल मैं ले लेता हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास चलते हैं और फिर ब्रेक पे जाएंगे। हर्षवर्धन, मेरा सवाल ये है कि अब जो स्थिति है महायुति की, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के पक्ष में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे भाजपा की रणनीति होती है कि कम से कम 1/3 सिटिंग एमएलए को तो बदल दो ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से टिकटों का ऐलान किया गया है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर सिटिंग एमएलए को दिया गया, यहाँ पर कुछ को बदला गया है, इसमें सही बात है। इसी तरीके से जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, वो बहुत सिटिंग एमएलए को हटा नहीं सकती, मजबूरी है। जो लोग उनके साथ जुड़ करके आए हैं, टूटने के समय में उनको कैसे छोड़ देंगे? यही हाल अजित पवार की है, पार्टी की है। तो ये नए चेहरे के नाम पे प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है महायुति, ये कहना सही होगा? नहीं, इसको यूं कहिए लक्ष्मण कि महाराष्ट्र में इतना प्रयोग हुआ है, अब टिकट वाला प्रयोग कितना करेंगे? सबके पास विकल्प बहुत है, सब एक दूसरे के बड़े परिचित लोग हैं। कांग्रेस, एनसीपी 2 हिस्सा, शिवसेना 2 हिस्सा, भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आप नहीं देंगे टिकट तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। और इसे कई बार स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर भी लिया जाता है कि चलो उनके कुछ ताकतवर लोग आ जाएं। आप अजीत पवार ने भी जो घोषित किए जरा उसको देखिए, वो ताकतवर लोग जो जीत सकते हैं चुनाव, उनको तो कोई काट नहीं सकता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए तो मतलब ये बड़े छत्र तो हमें दिखते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे इलाके में किसी का 2 सीट पर प्रभाव है, किसी का 1 सीट पर प्रभाव है, किसी का 4 सीट पर प्रभाव है। और महाराष्ट्र में छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां हैं। आप प्रकाश अंबेडकर ले लीजिए, राजू शेट्टी को ले लिए, मनोज जरांगे पाटिल एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भाषण वषण करेंगे, मंच वंच लगाएंगे अपना, कुछ और किसान नेता के नाम पर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र जो है ना, वो बड़ा पॉकेट्स में बटा हुआ स्टेट है।
बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं और पॉकेट्स में है। तो इसमें अगर आप एक किसी को हटाते हैं तो दूसरा लपकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक तो ये बड़ी चीज है। दूसरा क्या है कि जब आपको पता है कि लड़ाई इतनी मजबूत है कि दोनों तरफ से जो फील्डिंग है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा और बार बार मैं ये कह रहा हूं, देखिए महायुति आज की तारीख में यहां बढ़त पर है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। महाविकास अघाड़ी अभी महाराष्ट्र में कमजोर विकेट पर है, और कमजोर विकेट पर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव के भ्रम में रहेंगे तो फिर ये मुश्किल होने वाली। ये मुश्किल आपको हरियाणा में हुई जब आप लोकसभा चुनाव के आधार पर आपने कहा कि 5 तो हो गई, अब तो हुड्डा जी बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? अब लगता है कि उससे थोड़ा दबाव बना है कि कांग्रेस पार्टी भी बराबर बराबर पर मान गई। तो मेरा ये मानना है कि जैसे भाजपा प्रयोग नहीं कर रही है, महाराष्ट्र में इतने प्रयोग हो गए हैं पिछले 3 सालों में ना कि अब किसी के पास कोई प्रयोग की गुंजाइश बची नहीं है। 10-11 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मुंबई में शायद 2-3 पर बदले हैं, तो इससे ज्यादा की गुंजाइश दिखती नहीं है। हां, जहां वो शिवसेना को जो सीटें देती थी और शिवसेना हार जाती थी, उसको जरूर अपने पाले में लिया है, ये बदलाव जरूर किया है। बिल्कुल, तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जो दिक्कतें दिख रही हैं, जिसको हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से बताया, ये दिक्कतें तो कम से कम कांग्रेस के खेमे में नहीं है, या फिर कहें कि महाविकास अघाड़ी के खेमे में नहीं है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा के चश्मे से देखा जाना चाहिए क्या? जिस तरीके से सीट बंटवारा है, क्या उसको भी हरियाणा के चश्मे से देखा जाना चाहिए क्या? ये एक बड़ा सवाल, इस पर काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहा है अलग अलग विशेषज्ञों का। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं वो क्या संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। मैं हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, चूँकि हमने हर्षवर्धन से बातचीत की थी, तो उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अभिज्ञान प्रकाश आपके पास जाऊँगा। जो हर्षवर्धन कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के मुगालते में कांग्रेस रह गई और फिर उस वजह से एक बड़ा झटका लगा, तो आपको लगता है कि हरियाणा के चश्मे से महाराष्ट्र के चुनाव को देखना सही नहीं होगा, या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों का आधार बनाना ज़्यादा पुख्ता माना जाएगा? क्योंकि कांग्रेस जिस जीत का दावा कर रही है, या फिर महाविकास अघाड़ी जिस दावे की बात कर रही है, उस दावे का ज़्यादातर आधार लोकसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। अभिज्ञान नहीं, देखिए राजनीति है, राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होता है, और जो हर्षवर्धन ने कहा मैं उस बात से 100% सहमत हूं। कांग्रेस को बिल्कुल ही मुगालते से निकाल आना चाहिए अगर आप इसको हरियाणा से जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस कोई बैगेज कैरी करना चाहती है अपने लोकसभा का और अपनी कोई सोच का, तो उसको तुरंत उतार के साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र समझती है। कांग्रेस जो है वो खुद से और अलायंस दोनों में महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय से तक पावर में रही है, लेकिन आज उसके पास नेता नहीं है। आज उसके पास सुशील कुमार शिंदे या विलासराव देशमुख नहीं है। तो मैं इनका राकेश पांडे का भी जवाब दूंगा। जब मैं उधार का नेता कहता हूं तो किसको कहता हूं, अभी ये लग रहा है नए आए हैं राजनीति में। तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल सही हर्षवर्धन ने कहा कि कोई मुगालता कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए। इट हैज टू फाइट वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ये बिल्कुल भी, और इतनी बटी हुई, जहां हर पार्टी की एक फोटोकॉपी पार्टी नजर आ रही है, जब इतनी बटी हुई सिचुएशन है राजनीति की, तो सही है हर्षवर्धन का कहना कि आपको ज्यादा मजबूती से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो यही एडवांटेज जो अभी आपको लग रहा है, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, कोई वोट पड़ा नहीं है, वो कब स्लिप हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब आते हैं जरा पांडे साहब की बात का जवाब देने के लिए। पांडे जी, आपको एक समझाना चाहूंगा कि जब मैंने बोरोड लीडरशिप की बात की थी तो वो उसका मतलब था एकनाथ शिंदे काहे मुंह फुला के घूम रहे थे देवेंद्र फडणवीस, खुद ही वो तो स्वतः प्रचार करने वाले आदमी है, नहीं बने ना वो मुख्यमंत्री। और नितिन गडकरी जो है वो नेशनल लीडर है। ठीक है, मैं नितिन को तब से जानता हूं जो पहली गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र की। तो आपकी इस वक्त के जो चेहरा है लीडरशिप का, अर्थात मुख्यमंत्री का, वो बाहर से आया हुआ है, वो आपका नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था मुंबई की एक रैली में कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपकी सिचुएशन में जो प्रेजेंट लीडरशिप है आपकी,
वो बोरोड मानता हूं और ये फैक्ट है। तो वो लीडर्स अलग है, लेकिन शिंदे साहब अपने एमएलए लेके आए थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार बनी। एक पॉइंट मैं कांग्रेस का जरूर ऐड करना चाहूंगा यहां पर। कांग्रेस की एक बड़ी विकट समस्या है कांग्रेस की। कांग्रेस करती क्या है कि चूंकि उसका दिल्ली सेंट्रिक सिस्टम हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, तो कांग्रेस करती क्या है ना, कांग्रेस बहुत अलग अलग तरीकों के फीडबैक में बह जाती है और वाकई हरियाणा जैसी स्थिति कर देती है जहां पर जीत हो उसके सामने और वो थाली परोस के दे देती है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के संघ के होने की वजह से जो ग्राउंड पे काम की करने की स्ट्रेंथ है, जो बहुत क्रूशल होगी महाराष्ट्र के चुनाव में, उसको कांग्रेस को काउंटर करना पड़ेगा। और ये जो उसका फीडबैक सिस्टम है जिस पर कांग्रेस रिलाय कर जाती है, उसकी सेंट्रल लीडरशिप, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। कई बार कांग्रेस ने इसकी वजह से हार का मुंह देखा है, इसीलिए मुगालता वाला जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया उसको मैं पूरी तरह से सही मानता हूं। बिल्कुल। अभिज्ञान, आपके बातों पे दोनों लोग कमेंट करना चाहते हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी। छोटा छोटा कमेंट रखे हैं क्योंकि हमें कई सारे मुद्दे और हैं उसको कवर करने। राजीव पांडे जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दीजिए अभिज्ञान के लिए। राजीव जी, आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए, मैं राजीव पांडे जी, आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, मैं अभिज्ञान जी ने जो बात कही ना कि एकनाथ शिंदे जी आए हुए इसलिए कह रहे हैं कि उधार के नेता है, मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी एक कैडर और आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारी आइडियोलॉजी के साथ एकनाथ शिंदे जी जब से राजनीति शुरू किए तब से हमारे आइडियोलॉजी के साथ, उनकी पार्टी अलग हो सकती है। 2 साल अगर आप छोड़ दीजिए, केवल 2 साल, जिसमें उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए थे, उनको छोड़ करके एकनाथ शिंदे की जो राजनीति है, जो शिवाजी महाराज के आइडियोलॉजी की जो राजनीति है, जो वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी की राजनीति है, जो तिलक की आइडियोलॉजी की राजनीति है, उसमें एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन कैंडिडेट है, कोई डिप्टी सीएम है। ठीक है, आपकी बात को समझ लिया गया, आपकी बातों को सुन लिया गया। राजीव पांडे जी, आपकी बात को सुन लिया गया, आपको बोलने का और मौका दूंगा दूसरे मुद्दे पे। हाँ, राजीव पांडे जी, आपकी बात सुन लिया। राकेश शेट्टी साहब, संक्षिप्त में ऐसे ही बता दीजिए क्या आप कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब ने जो कहा, विश्लेषण किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड होगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। और इसका कारण ये है कि लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी को। और महाराष्ट्र में इस बार जो एक इमोशनल पे चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। ये इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 31 सीट्स उन्होंने महाविकास आघाड़ी को दिया और 17 उन्होंने महायुति को दिया। दूसरा एक पॉइंट, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में गुस्सा, आक्रोश इस बात का भी है कि जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को यहाँ से लेके गए गुजरात में, और ये सबके सामने हुआ, तो युवा यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रश्न, और इसका असर और इसका जवाब नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, इनको महाराष्ट्र की जनता ये विधानसभा में दिखाएगी। दूसरे विश्लेषण साहब जिन्होंने किया कि कांग्रेस को फिलहाल हर्षवर्धन आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अब दूसरी बात भी कह दी जल्दी से, समय कम है। देखिए, प्रकाश साहब ने जो कहा वो हम मानते कि कांग्रेस में को हरियाणा में हार हुई, और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ग्राउंड वर्क करती है, हवा में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का काम है वो जो 400 पार बोलती है और रिजल्ट में 240 आते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है, समझ गया आपकी बात। हर्षवर्धन, आप राकेश शेट्टी पे कुछ जवाब देना चाहेंगे? हर्षवर्धन, राकेश शेट्टी पे कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि राकेश भाई प्रवक्ता हैं, तो उनको अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कहता हूं कि अपर हैंड है, तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, अगर आप अभी पिछले 2 इलेक्शन की बात आप करें, तो सबसे बड़ी पार्टी, और सबसे बड़ी पार्टी मतलब इतनी बड़ी रही कि सारी पार्टियां उसकी आधी रही। जब शिवसेना और भाजपा साथ लड़ी, लगभग बराबर भी लड़ते थे, तब भी 122 थी, 105 थी, वो 54-56 के आसपास रह गए, आप तो 44 के आसपास रह गए थे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा ये है कि ये हम कह भले रहे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ दी,
अजीत पवार को उसका नुकसान हुआ है। शरद पवार ने यह साबित किया कि भले एनसीपी का चुनाव चिन्ह एनसीपी चली गई अजीत पवार के पास, लेकिन शरद पवार 84 वर्ष की उम्र में भी वो इस स्थिति में। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, लोगों का यह कहना है और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अजीत पवार का साथ नहीं छोड़ा कि लोकसभा में शरद पवार काम करते हैं, लेकिन जब आप विधानसभा में जाएंगे तो जो अजीत पवार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने अपने चाचा जी से ही सीखी है, वो ज्यादा प्रभावी होती हुई दिखेगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा, आप जब नाम उठाकर देखेंगे कि जो एनसीपी टूट कर गई है, तो वो लोग सांसदी भले नहीं जिता पाए, लेकिन अपनी अपनी विधानसभा सीट उसमें से ऐसे लोग हैं जो निकाल लाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ये सरकार बनी है, उस सरकार में भाजपा और शिवसेना वही दोनों पर्याप्त थी। अजीत पवार की पार्टी तो बाद में उसको जिसे कहते हैं ना, कुछ एड ऑन कर देना, एक वैल्यू एडेड सर्विस कर देना, वो उस तरह से आए थे। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, बाकी निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग आधे मत प्रतिशत पर है आप। मुझे जो ध्यान में है कि लोकसभा में भाजपा का मत प्रतिशत 26 से ज्यादा 27 के आसपास और कांग्रेस 16-17% के आसपास ही। अगर मैं गलत हूं तो मुझको दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल, मैं इसमें आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक मुद्दा और है। राजीव पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपके पास रख ही दूं लगे हाथ, चूंकि चर्चा चली है पहले शुरू में जिसको नकली पार्टी का दर्जा दिया गया, लेकिन यहाँ पे लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, महाविकास आघाड़ी और महायुति की नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र होगा, बहुत सारे ऐसी सीटें होंगी जहाँ पे लड़ाई होगी आपको शिंदे गुट के और उद्धव गुट के आपस में, जहाँ पे लड़ाई होगी अजीत पवार गुट के और शरद पवार के गुट के आपस में। और जाहिर तौर पर जो एक परसेप्शन बना रहता है कि शरद पवार बड़े नेता है, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे शिवसेना में उद्धव ठाकरे का एक बड़ा ऑरा है, एक परसेप्शन बना हुआ है। तो इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। देखिए लक्ष्मण जी, अगर आप इस विषय को देखेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा 2014 का चुनाव। वहां हर पार्टियां अपने अपने दम पे लड़ी और उस परिस्थिति में 122 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी। तब तो सब पार्टियां अपने अपने दम पे लड़ रही थी। जहां तक ये बात है, महाराष्ट्र की जनता बड़ी जागरूक जनता है और वो आइडियोलॉजी ड्रिवेन जनता है। वो आप जो ये सोच रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति, देखिए चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा सबको पता चलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कल तक आप औरंगजेब के लिए आपका एक व्यू था, आज एक दूसरा व्यू। तो मेरा मानना है ये जो चुनाव होगा वो डेवलपमेंट जो हमने काम किया है और दूसरा आइडियोलॉजिकल इश्यू। और दूसरी एक बात क्या है ना, बार बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि दूसरे जगह ले गए। मैं एफडीआई का डाटा लेके हूं कि अभी जो महाराष्ट्र में एफडीआई है पिछले 3 साल में, वो 3 स्टेट को मिला जोड़ दीजिएगा उससे ज्यादा है। दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक को जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में एफडीआई है। और ये कह रहे हैं ले गए। देखिए झूठ क्या है ना, कितनी बार आप झूठ बोल लेंगे। और जहां तक बात है, आपने उद्धव जी की बात की, उद्धव जी के प्रति जब उद्धव जी थे साथ, मैंने पहले कहा कि अगर आप असली और नकली की बात करेंगे तो जहां उद्धव जी की पार्टी और शिवसेना में लड़ाई हुई, यानी मसाल छाप और धनुष बाण हमारे साथ है, उसमें जब लड़ाई हुई उस 13 सीट में 7 सीटें एकनाथ शिंदे जी जीत करके गए, शिवसेना जीत करके गई। और अगर आप आज मुंबई में देख लीजिए, जब पहली बार चुनाव हुआ था तो 36 सीट में हम 16 सीट जीते थे 2014। आपकी बात हम लोगों ने सुन लिया है, आपके बात हम लोगों ने सुन लिया है। आनंद दुबे जी, आपके पास एक सवाल लेकर के आऊंगा। वो है कि ठीक है, आपस की बातें, सीटों का बंटवारा, सब बात तो ठीक है, लेकिन 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेके कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि ये एक वोट काटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मराठा समाज को लेकर के जो मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान है, वो कितना बड़ा आपके लिए कंसर्न है, और ऐसे ही प्रकाश अंबेडकर का जो प्लान है, ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए ऐसा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी चुनाव लड़े, कहीं से भी लड़े, उसको अधिकार है, लड़े हो। हम मनोज जरांगे पाटिल जी के चुनाव लड़ने पर कुछ हमें प्रश्न चिन्ह नहीं है और वंचित बहुजन आघाड़ी के लड़ने पर कुछ नहीं है। ये तो जनता देखती है ना कि हमें चुनना किसको है। जब कोरोना का संकट काल था पूरे दुनिया में, तो लोगों ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के शासन को पसंद किया। तो हम वही बात बताएंगे ना कि जो हमने किया है और जो हम करने वाले हैं। आदमी जो इतिहास में किया होता है और जो भविष्य में उसकी योजनाएं होती हैं, उसी को लेकर जनता के सामने आता है। तो अगर हम ये सोच के डर जाएं कि अरे मनोज जरांगे पाटिल लड़ रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल
तो आप जो युद्ध बता रहे नहीं हैं बिल्कुल जिनके आदर्श जीवन में, स्थिति है। वो आप जो तो बड़े आप जो बता अभागे रहे हैं बिल्कुल होंगे, आदर्श या तो स्थिति है, प्रण को मैं समझ तोड़े गया आपको। होंगे, आप या जो तो बोल रहे हैं रण से बिल्कुल भागे आदर्श होंगे। स्थिति है, लेकिन हमारे जमीन पर जीवन में ऐसा युद्ध होता होना नहीं है। चाहिए, आप लक्ष्मण जी। हरियाणा चुनाव के उदाहरण को ले लीजिए, कई सारे चुनाव में इस तरह की पार्टियां, इस तरह के लोग कई चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कई सारे सीटों पर। तो इस पे हम लोग चर्चा तो आने क्या वाले करें? किसी शो में करेंगे। तो जब क्या महाराष्ट्र पे करें हम लोग चुनाव के नजदीक जाएंगे तो ऐसे कई सारे शो करेंगे। तो क्या करें? तो वही आपसे फिलहाल पूछ जो रहा हूं, है, क्या करें हम? फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, इस पे चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन चूंकि समय कम है तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और महाराष्ट्र चुनाव के नज़दीक आते आते ये समीकरण और भी कई सारे रंग आए हैं, कई सारे पत्ते खुलेंगे, इस पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। और फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।